दोस्तों, आज मुखातिब हूँ आपके साथ अपने प्रिय कवियों की श्रृंखला में नरेश सक्सेना जी के साथ। उनसे 2-4 मुलाकातें हुई हैं। वो जब दिल्ली आए थे और फिर कविता की रचना धर्मिता पर टेलीफोन पर उनसे बात हुई। जितना सहज और सरल, इस कठिन समय में सरल बनना बहुत कठिन है, होना बहुत कठिन है। बनते तो हैं लोग पर होते नहीं हैं। नरेश सक्सेना जी सरल हैं, इस जटिल समय में सरल हैं। और कविताएं आपको सरल दिखती हैं पर गहरी, पैनी, तीखी धार लिए हुए हैं और वो कविताएं मुझे बेहद पसंद हैं। नरेश सक्सेना जी वैसे वर्सटाइल व्यक्तित्व हैं और इसी व्यक्तित्व के नाते उनको न केवल साहित्य समाज बल्कि संगीत और फिल्म की दुनिया भी, नाटक की दुनिया भी उतना ही सराहती है, उतनी ही लोकप्रियता उन्हें हासिल है। साथियों, कविता हो, नाटक हो, पटकथा लेखन हो या फिल्म निर्देशन, नरेश सक्सेना जी ने सब तरफ न केवल अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को हम सबके बीच रूबरू किया है, बल्कि पैरेलल सिनेमा और शॉर्ट फिल्म्स, मीनिंगफुल फिल्म्स जो हैं उसको नए मायने दिए हैं। उनकी सबसे अच्छी खूबी जो उनका साहित्य समाज और उनके मुरीद जानते हैं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब जिसे साहित्य समाज और संगीत का प्रहरी कह सकते हैं। नरेश सक्सेना जी को अगर बखानना हो, बताना हो कुछ शब्दों में तो कहा जा सकता है। मैं उनकी कविताओं पर आती हूँ, चूँकि मैं चाहती हूँ कि ये साहित्य समाज और ये विद्यार्थीगण नरेश सक्सेना जी की कविताओं से परिचित हों। मेरी पसंद की पहली कविता, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। जैसे युद्ध में काम आए सैनिक की वर्दी और शस्त्रों के साथ खून में डूबी मिलती है उसकी बच्चे की तस्वीर, क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, मुसीबत के वक्त कौन सी कविताएं होंगी हमारे साथ। लड़ाई के लिए उठे हाथों में कौन से शब्द होंगे, लड़ाई के लिए उठे हाथों में कौन से शब्द होंगे। एक दूसरी ज़रूरी कविता जिस पर बात होनी चाहिए, अच्छे बच्चे। मैं पहले कविता का पाठ करूंगी और जो छोटी सी थोड़ी सी मेरी समझ है उस पर बात करने की कोशिश करूंगी। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। साथियों, एक साथ इस कविता में कई अनगूंज प्याज की परतों से खुलती जाती है। आप जितना रेशे रेशे उसे उघाड़ते हैं, यह कविता उतनी मायने देती है। और एक मीनिंगफुल कवि, एक कालजयी कवि, एक गंभीर कवि, सचेत कवि वही होता है जो कविता की रेशे रेशे में कई मायने दे रहा होता है, एक साथ सामाजिक सरोकार दे रहा होता है एक साथ। नरेश सक्सेना जी की कविता मुझे इसलिए पसंद है कि न केवल इसमें बाल बेरोज़गारी, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी है,
बल्कि बच्चों के बचपन का छीनना, उनकी ज़िद, हठ, उनकी मासूमियत, उनका बड़बोलापन, उनका अकड़ना, उमड़ना, झगड़ना, खेलना, मिठाई के लिए ललकना, खिलौनों के लिए ललकना, वह सब कुछ परास्त हो जाता है इस बाज़ार के आगे। वह सब कुछ नतमस्तक है हमारी स्वार्थपरता के आगे। और हम जैसे शहरी लोग, एलीट क्लास के लोग, स्वार्थी लोग, ऐसे बच्चों का न केवल बचपन ख़राब कर देते हैं, बल्कि हमारी नज़र रहती है लगातार उन पर, जिनसे अधिक से अधिक श्रम लिया जा सके और उसके मेहनताने के रूप में उसका बचपन तक छीन लिया जाए, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन छीन लिया जाए। बचपन की एक ख़ासियत होती है बिलास होना, बिंदास होना, किसी से नहीं डरना, हट करना, ज़िद करना। लेकिन वह सब कुछ उस बच्चे से छूटता जा रहा है। तो ये एक दुखद समय है, इसलिए मैंने कहा ये जटिल समय है। और इस जटिल समय में कैसे हम सरल बने और कैसे उस मासूमियत को, उस ताज़गी को बचाए रखें, कैसे उस बच्चे को, उसके बचपने को बचाए रखें, ये कविता हमें ये मायने भी देती है। दूसरी कविता, मैंने जैसा कि आपको कहा कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं नरेश सक्सेना जी, बांसुरी पर ही है ये कविता। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे, और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं, एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी, तो राग चाहे जो भी हो, उसमें थोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। बड़ी मार्मिक कविता है, भीतर तक भेदती हुई। आप इससे सरल शब्द, बड़े पारदर्शी शब्द हैं, लेकिन वे आपको बहुत गहरे कहीं प्रभावित करते हैं, कहीं भीतर आपकी हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं। एक तीसरी कविता, पूरी रात के लिए मचलता है आधा समुद्र, आधे चांद को मिलती है पूरी रात, आधी पृथ्वी की पूरी रात आधी पृथ्वी के हिस्से में आता है। आधी पृथ्वी की पूरी रात आधी पृथ्वी के हिस्से में आता है पूरा सूर्य, आधे से अधिक, बहुत अधिक मेरी दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग, आधे वस्त्रों से ढांकते हुए पूरा तन, आधे भोजन से खींचते पूरी ताकत, आधी चादर में फैलाते हुए पूरे पांव, आधी इच्छा से जीते पूरा जीवन, आधी इच्छा से जीते पूरा जीवन, आधे इलाज की देते पूरी फीस, पूरी मृत्यु पाते आधी उम्र में, आधे इलाज की देते पूरी फीस, पूरी मृत्यु पाते आधी उम्र में, आधी उम्र बची आधी उम्र नहीं, आधी उम्र बची आधी उम्र नहीं, बीती आधी उम्र का बचा हुआ भोजन, पूरा स्वाद, पूरी दवा, पूरी नींद, पूरा चैन, पूरा जीवन, बीती आधी उम्र का बचा हुआ भोजन। पूरे जीवन का पूरा हिसाब हमें चाहिए। हम नहीं समुद्र, हम नहीं चांद, हम नहीं सूर्य,
पूरे जीवन का पूरा हिसाब चाहिए, हमें चाहिए। हम नहीं समुद्र, नहीं चांद, नहीं सूर्य, हम मनुष्य। हम आधे चौथाई या 1/8 पूरे होने की इच्छा से भरे मनुष्य। पूरे होने की इच्छा से भरे हम मनुष्य। हमको तो पूरा ही चाहिए, आधी की बात न कीजिए। सचमुच ये कविताएं बहुत सारगर्भित हैं। ये कविताएं अपने मायनों को, अपने गंतव्य को तलाश रही हैं। ये कविताएं जिनके लिए लिखी गई हैं उन तक पहुंच रही हैं, और यही इन कविताओं की सफलता है। अगली कविता, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है। उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, अब जो घिरती हैं काली घटाएं उसी के लिए घिरती हैं। कोकती है कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने में सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए, अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आद्रा नक्षत्र भी नहीं। एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आद्रा नक्षत्र भी नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका कहाँ होता है अपना आसमान, उसका कहाँ होता है अपना आसमान। उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, अब जो घिरती हैं काली घटाएं उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने में सोनी सुगंध। और अब ये आखिरी कविता, बिजलियों को अपनी चमक दिखाने की इतनी जल्दी मचती है। बिजलियों को अपनी चमक दिखाने की इतनी जल्दी मचती है कि अपनी आवाज़ें पीछे छोड़ आती हैं। आवाज़ें आती थीं पीछा करती, अपनी गायब हो चुकी बिजलियों को तलाशती। आवाज़ें आती थीं पीछा करती, अपनी गायब हो चुकी बिजलियों को तलाशती। टूटते तारों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, टूटते तारों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। वे इतनी दूर होते हैं कि उनकी आवाज़ें कहीं राह में भटक कर रह जाती हैं। वे इतनी दूर होती हैं कि उनकी आवाज़ें कहीं राह में भटक कर रह जाती हैं, हम तक पहुँच ही नहीं पाती, हम तक पहुँच ही नहीं पाती। कभी कभी रातों के सन्नाटे में चौंक कर उठ जाता हूँ, सोचता हुआ कि कहीं यह सन्नाटा किसी ऐसी चीज़ के टूटने का तो नहीं। कभी कभी रातों के सन्नाटे में चौंक कर उठ जाता हूँ, सोचता हुआ कि कहीं यह सन्नाटा किसी ऐसी चीज़ के टूटने का तो नहीं जिसे हम हड़बड़ी में बहुत पीछे छोड़ आए हों, जिसे हम हड़बड़ी में बहुत पीछे छोड़ आए हों। अपने प्रिय कवि नरेश सक्सेना जी की इन कविताओं के साथ, इन कविताओं की भावभूमि के साथ आपको छोड़ती हूँ। आप इसे गुनें, सुने, समझें और उतारें, और जहाँ जहाँ तक हो सके इसे प्रसारित कर सकें, क्योंकि ये कविताएं रहेंगी तो हमारा होना संभव होगा। मानवता बचेगी, मनुष्यता का राग बजेगा और ये बांसुरी बजती रहे। बहुत शुक्रिया।